इसके अलावा और भी क्या हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम देखने जा रहे हैं डेफिनेशंस एमसीक्यूज पार्ट 3, जिसमें कि हम बेसिकली ये हमारा टॉपिक आ रहा है SCCL 2020 सीरीज के अंदर, जिसमें कि हम हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे ताकि कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपका न छूटने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टिल देन आंसर्स देने की तैयारी कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर डूइंग क्वेश्चन गलत हो गया यार आज। ऑपरेशन for doing operation in a mine on contract basis is known as SIMFER, contractor, owner, company। हाँ, पढ़ाई करो अच्छे से, वेरी गुड। तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को वेरिफिकेशन दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे माइंस में ऑपरेशन कर सकते हैं कोई भी, तो उसे क्या कहा जाता है? सिम्फर कहा जाता है या कॉन्ट्रैक्टर या ओनर या कंपनी? तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एज पर द रेगुलेशंस ऑफ CMR 2017 कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस कल मैंने आपको डिस्कस कराए थे। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस कल वाले हैं जो मैंने आपको डिस्कस कराए थे लिखित में। Which among the following will not be designed by designer as per the CMR 2017? CMR 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सी चीजें डिजाइन करना जरूरी नहीं है? CMR 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सी चीजें डिजाइन करना जरूरी नहीं है डिजाइनर के द्वारा? मशीनरी, प्लांट, ऑफिस बिल्डिंग या सब्सटेंस रिलेटेड टू माइन? तो बेसिकली देखिए, ऑफिस बिल्डिंग आ भी सकता है इसमें क्योंकि माइन से रिलेटेड तो है, और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसका थोड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन टाइप से है, लेकिन खैर ठीक है, अभी नहीं दिया है तो हम तो नहीं कंसिडर करेंगे। तो ऑफिस बिल्डिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एज पर द प्रोविजंस ऑफ CMR 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन फियरी सीम? CMR 2017 के नियम के अनुसार निम्न में से किसे फियरी सीम में नहीं किसका मतलब फियरी सीम नहीं होता है? सीम हैज फायर, किसी सीम में आग लगी है। फायर इन ओपन कास्ट वर्किंग ऑफ कोल बेंच, ओपन कास्ट वर्किंग के कोल के बेंच में आग लगी हुई है। बिलो ग्राउंड स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, स्टॉक यार्ड में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। तो निम्न में से कौन सा आंसर है आपका, मतलब कि जिसे फियरी सीम नहीं कहा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एनी पैसेज और रोड मेंटेन्ड इन ओपन कास्ट वर्किंग इज नोन एज?
कोई भी पैसेज या रोड अगर ओपन कास्ट वर्किंग में मेंटेन किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? हॉल रोड, इंक्लाइन, एडिट या ड्रिफ्ट? तो ओपन कास्ट वर्किंग में आपका ये तो तीनों क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड वर्किंग का हो जाता है, यही बस ओपन कास्ट का, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हॉल रोड की डेफिनेशंस में आपको जो है तो डिटेल में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हॉल रोड से ही है। एनी पैसेज यूज्ड फॉर प्लाइंग ऑफ मशीनरी विद इन द माइन बाउंड्री इज नोन एज। अब देखिए, मैंने जैसे कि कल आपको हिंट जो दिए थे कि कुछ चीजों को देख के आपको समझ जाना है कि क्या आंसर होगा, हॉल रोड होगा कि इंक्लाइन होगा। तो कोई भी पैसेज अगर मशीनरी के चलाने के लिए हम करते हैं तो उसमें आपका क्या कहा जाएगा? अरे यार, मैं जान रहा था, रुक जाओ, मुझे अपना आंसर जस्टिफाई करना है। स्टार्ट एज पर CMR 2000 डेफिनीशंस। हाँ, आप बोलो, आप बताओ आंसर। तो एनी पैसेज यूज्ड फॉर प्लाइंग ऑफ मशीनरी विद इन द माइन बाउंड्री इज नोन एज डैश एज पर डेफिनेशंस ऑफ CMR 2017। तो CMR 2017 के डेफिनेशंस के अनुसार कोई भी अगर पैसेज बनाते हैं आप, ठीक है, जो कि यूज होने वाला है माइंस में, कोई भी पैसेज या बनाते हैं जो कि माइंस में यूज होने वाला है किस चीज के लिए? मशीनरी चलाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाएगा? रैंप की डेफिनेशन है क्या आपके डेफिनेशंस में CMR के? नहीं ना, इसीलिए मैंने डेफिनेशन डाला। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हॉल रोड हो जाएगा। तो देखिए, आपका इसी तरीके से जो है तो चीजों को इतना तो बना के देना ही पड़ेगा उसको कि आपको वो चीजें समझ में आ जाए कि हाँ एग्जैक्टली इसी की बात कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं देता है, मान लीजिए जैसे अभी मैंने एज पर डेफिनेशंस ऑफ CMR 2017 नहीं लिखा था, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आप रैंप ही टिक करके आएंगे, क्योंकि रैंप का पर्पस ही यही होता है, मेन पर्पस रैंप का यही होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। अगर नहीं भी देता है और हॉल रोड आंसर ले लेता है, नहीं देता है और हॉल रोड आंसर ले लेता है, तो उस केस में तो अपन क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं आवाज अपनी। ठीक है, कि भाई इश्यू रेज कर सकते हैं अपना कि भाई आपका आंसर आपने गलत दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जनरल बॉडी ऑफ एयर? जनरल बॉडी ऑफ एयर में निम्न में से कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं है? गोफ नॉट सील्ड ऑफ, फेस सील्ड ऑफ एरिया, रूफ कैविटीज। तो गोफ जो कि सील नहीं किया गया है, फेस सील्ड ऑफ एरिया, या फिर आपका रूफ कैविटीज। चाहे गोफ नहीं होगा जी, गोफ नहीं आएगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में, ये भी तो नहीं आएगा ना गोफ भी। तो यहां पर आपका क्या बोलता है भाई, जनरल बॉडी ऑफ एयर की डेफिनेशन में क्या बोलता है? तो इसको देख लेते हैं। जनरल बॉडी ऑफ एटमॉस्फेयर, जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। अब देखिए, जनरल बॉडी ऑफ एयर, GBOA,
क्या डेफिनेशन है, क्या बोलता है भाई कि जनरल एटमॉस्फेयर, जनरल एटमॉस्फेयर अब ये जनरल एटमॉस्फेयर कहाँ का जनरल एटमॉस्फेयर, कोल सीम में कहीं पर भी, कोल सीम में कहीं पर भी, है ना, या कि फिर आपका रूफ में जो क्रैक्स वगैरह है, रूफ कैविटीज, उनमें जो हवा भर गई है, क्रैक्स वगैरह डेवलप हुए, ठीक है। तो ये आपके जनरल एटमॉस्फेयर यहाँ का जनरल बॉडी ऑफ एयर में आता है। कहाँ के एटमॉस्फेयर को जनरल बॉडी ऑफ एयर में नहीं डालते हैं, नॉट इंक्लूडेड, आपकी दो जगह आ जाती हैं, कौन कौन सा, एक तो सील्ड ऑफ एरिया, जिस जगह को आपने सील कर दिया है उसे नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है क्या, बोर होल्स, बोले तो आप जो ब्लास्टिंग के लिए जो बोर होल्स ड्रिल करते हो उन सभी को जो है तो इसमें नहीं किया जाता है इंक्लूड, ठीक है। या फिर एडजेसेंट स्ट्राटा में, जब अब वो बोर होल चाहे कोल में हो, चाहे कोल में हो या फिर किसी स्ट्राटा में हो। तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is included in general body of air, जनरल बॉडी ऑफ एयर। निम्न में से, ये क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन मैं लिखाता हूं ना वो हो सकता है मैं ना डालूं आपके इस पीपीटी में, ना रहे, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को लिख जरूर लिया करिए ताकि कुछ भी चीजें छूटने ना पाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चार ऑप्शन दे दूं, सबसे पहला सील्ड ऑफ एरिया, सील्ड ऑफ एरिया, ठीक है। नंबर टू, बोरहोल ड्रिल्ड इन कोल रूफ, इन कोल रूफ, बोरहोल ड्रिल्ड इन स्ट्राटा, उसके बाद आपका आ जाएगा, मान लीजिए कुछ भी डाल दिया भाई, रूफ कैविटीज, रूफ कैविटीज, या संप डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। तो यहाँ पे कहाँ पूछ रहा हूं कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में कौन सी जगह इंक्लूडेड होगी, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बाद तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो भी होंगे तो वो तो आपसे बन ही जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप से दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं इसमें। वेरी गुड एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एन इंडिविजुअल हु मैन्युफैक्चर्स मशीनरी फॉर यूज इन कोल माइंस इज नोन एज, एक इंडिविजुअल है जिसने की मशीन बनाई है ताकि कोल माइंस में यूज किया जा सके, उस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर, कॉन्ट्रैक्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो इस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी टाइप से एक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया हूं मैं कि आपका एक होता है सप्लायर, सप्लायर, सप्लायर का काम क्या होता है, ये भी वही है, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी और इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल कौन हो सकता है सप्लायर, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, हाँ चलो इससे एक और क्वेश्चन आया दिमाग में,
कि निम्न में से, ध्यान से सुन लो, फिर अगर भूल जाओ तो बता देना, तो क्योंकि लिखना पड़ेगा। निम्न में से किसे सप्लायर में इंक्लूड, किसे सप्लायर नहीं कहा गया है सीएमआर 2017 में? इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद आपका और कौन हो गया? कंपनी और इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे ऑप्शन नहीं है जी ये, इंस्टीट्यूशन है ये, तो मैं बता रहा हूं किसे सप्लायर कहेंगे। अब क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लायर एज पर सीएमआर 2017 डेफिनेशंस। निम्न में से कौन सप्लायर नहीं है सीएमआर 2017 के डेफिनेशंस के अनुसार? तो इन चार, ये चार तो हैं, ये चार तो आपके हैं, इन चारों के अलावा अगर कुछ ऑप्शन में रहता है तो ध्यान रखिएगा वो आपका सप्लायर नहीं है, ठीक है। तो चाहे सप्लायर का हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चरर का हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर का हो, चाहे डिजाइनर का हो, यहां पे बस सप्लायर की जगह मैं कॉन्ट्रैक्टर लिख दूं, डिजाइनर लिख दूं, और वही इसी प्रकार से जो मैंने चार चार पॉइंट लिखा है ना कि किसे किसे सप्लायर कहा गया है, किसे किसे मैन्युफैक्चरर कहा गया, तो ध्यान में रखिएगा कि वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इन चार के अलावा अगर कुछ ऑप्शन में रहता है तो वो सप्लायर नहीं है वो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मटीरियल? मटीरियल किसे नहीं कहा गया है? मटीरियल में किस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है? कोल, स्टोन, डेब्रिस, नन ऑफ दी अबव। तो मटीरियल किसे नहीं कहा गया है, नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है हमें, ठीक है। कोयले को भी मटेरियल कहा जाता है, स्टोन को भी मटेरियल कहा जाता है, और डेब्रिस को भी मटेरियल कहा जाता है। एंड इसके साथ ही एक और चीज होती है, एनी अदर मटेरियल। ये वर्ड जो यूज कर दिया ना, तो ये मेरे को चौथा ऑप्शन देने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। बड़े बोल्डर्स, टाइप का जो पत्थर रहता है, ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन डाल देता है एनी अदर मटेरियल के, भाई अब क्या मटेरियल डाले यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे मैं लिख देता, चलो यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देता, लेकिन तब भी वो भी आ जाता, खैर छोड़ो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बाद, इट इज फाउंड दैट, यह पाया गया, हिंदी में बता रहा हूं, आफ्टर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बाद, इट इज फाउंड दैट, यह पाया गया, इन वन शॉर्ट होल, एक शॉर्ट होल में, एक्सप्लोसिव्स डिड नॉट ब्लास्ट, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट नहीं हुए, एंड रिमेन ओवर देयर ओनली, और वो वहीं पे बने रह गए, देन इट इज नोन एज डैश। तो यह क्या कहा जाएगा? इसे इसे क्या कहा जाएगा? ए,
बढ़िया। सॉकेट, मिसफायर, ब्लास्टिंग, फ्लाई रॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या बोलता है बाबू? अभी तक सॉकेट में और मिसफायर में कंफ्यूजन है। कितना तो सिखाता हूं यार तुम लोग सच में। एक तो क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते नहीं, उन्हें तो जितना पढ़ाया गया है ना उतना भगवान कसम कोई मन लाख पढ़ बस ले। 15-20 एग्जाम निकाल लेगा एक झटके में। सॉकेट के बारे में मैं बता चुका हूं, मुझे अच्छे से याद है, फिर भी नहीं बनता आपसे। बड़ी गनीमत है। अब देखिए मिस फायर क्या होता है। बेसिकली मिस फायर में एक लाइन बोला है, ध्यान से समझ लो आज। फेलियर, फेलियर टू एक्सप्लोड, मतलब कि ब्लास्ट ही नहीं हुआ। फेलियर टू एक्सप्लोड मतलब कि सामने वाली चीज ब्लास्ट ही नहीं हुई ना, ऑफ एन एंटायर चार्ज। पूरा का पूरा जो चार्ज है वो ब्लास्ट ही नहीं हुआ, या फिर जो पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव है वो ब्लास्ट ही नहीं हुआ। ये होता है मिस फायर। आई बात समझ में? जहां पर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट ही ना हो उसको बोलते हैं मिस फायर। पूरा एक्सप्लोसिव वैसे का वैसे भरा पड़ा है होल में। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसे भी लगा सकते हो, मान लो नहीं याद है डेफिनेशन आपको नहीं बनता, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो इतना तो याद होगा ना कि मिस फायर के केस में, मिस फायर के केस में हम उससे कुछ दूरी पर 0.3 मीटर की दूरी पर एक होल मारते हैं, रिलीविंग होल। ठीक है, क्या जरूरत है रिलीविंग होल मारने की? क्यों मारते हैं रिलीविंग होल? ताकि बगल वाला जो एक्सप्लोसिव है जो ब्लास्ट नहीं हुआ उसे ब्लास्ट कर सके ना, या उसे बाहर निकाल सके। ठीक है, उसे बाहर निकालने के लिए यही किया जाता है। तो जब रिलीविंग होल मारने वाला थोड़ा सा भी याद होगा तो आप इतना तो कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो कि यार उसमें होल में एक्सप्लोसिव बचा होगा, इसीलिए तो उसे मिस फायर कहा जा रहा है। एक्सप्लोसिव बचा है मतलब मिक्स फायर। सॉकेट क्या होता है? कॉन्सेप्ट पकड़िए, सॉकेट क्या है? सॉकेट में बोलता है शॉर्ट होल या फिर ब्लास्ट होल। ठीक है, शॉर्ट होल हो चाहे ब्लास्ट होल, रिमेनिंग आफ्टर, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। क्या बचा है? शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग। चार्जिंग करने के बाद, और मतलब होल को चार्ज किया है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सॉरी पहले इसको समझ लो। होल को चार्ज किया और ब्लास्ट किया और उसके बावजूद मेरा होल वैसा का वैसा बचा रह गया, मतलब एक्सप्लोसिव पूरा जल गया, खत्म हो गया, होल बस बचा रह गया, फूटा ही नहीं। भाई ब्लास्टिंग करने के बाद आप क्या देखते हो कि आपका पूरा का पूरा एकदम दीवार मिलती है ना, खड़ी दीवार मिलती है, खड़ी दीवार इस टाइप से मिलती है। अब मान लीजिए इस दीवार में छोटे छोटे होल मिल गए, ठीक है, बचे हुए हैं वो होल, बचे हुए हैं, लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं है, खाली है, एक्सप्लोसिव नहीं होना उसमें। तो इन होल्स को हम बोलते हैं सॉकेट। क्या बोला कि ब्लास्टिंग के बाद अगर आपका होल बचा रह जाए, होल फूटा ही नहीं, एक्सप्लोसिव बस जल गया,
ठीक है, एक्सप्लोसिव खत्म वहां पे, होल नहीं फूटा, पत्थर नहीं टूटा वहां पे। बेसिकली पत्थर नहीं टूटेगा तभी तो होल वैसा का वैसा दिखेगा। जैसे हम लोग जब जाते थे माइंस में तो कभी कभार क्या होता था, ओपन कास्ट की बात कर रहा हूं कि इससे समझिए कि स्ट्राटा हमारा कुछ इस प्रकार का था, बीच में इस प्रकार से गीली मिट्टी भरी पड़ी थी, स्ट्राटा में गीली मिट्टी थी, ठीक है, इस प्रकार से मिट्टी थी। अब मान लो एक होल यहां से मैंने ड्रिल भी किया और जब ब्लास्टिंग किया तो हाई प्रेशर में गैसेस कहां से निकल गई, इन क्रैक्स में से मिट्टी को हटाते हुए निकल के बाहर आ गई। तो जब हम लोग जाते थे तो क्या देखते थे कि इस प्रकार से कुछ रहता था। ये पूरा मटेरियल ऐसे पड़ा है। अब यहाँ पे जब खड़े होके देखते और यहाँ से देखते, कहीं से भी देखो, तो एक होल ऐसे आर पार यहां से दिखाई देता था, पूरा आर पार इसके दिखाई देता था। रह गया, ये पूरा फूट चुका है, बट आपका ये होल के आर पार आप देख सकते हो, इस टाइप का रहता था। इसको बोलते हैं सॉकेट। समझे, पत्थर टूटा ही नहीं इधर का। क्लियर है, एक्सप्लोसिव खत्म हो गया, पत्थर नहीं फूटा। या फिर हो सकता है एक्सप्लोसिव को इसने उठा के फेंक दिया हो कहीं, होल में एक्सप्लोसिव नहीं रहेगा, एक्सप्लोसिव को उठा के कहीं पे फेंक दिया हो। होल में एक्सप्लोसिव रहा तो मिसफायर कह दूंगा मैं, एक्सप्लोसिव हो सकता है निकल के चल दिया हो कहीं, बट होल में नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर होल में होगा भी तो, होल में अगर होगा भी तो कैसा होगा एक्सप्लोसिव, होल में अगर एक्सप्लोसिव होगा भी तो कैसा होगा कि यहां से यहां तक एक्सप्लोसिव जल गया। ऐसा भी कंडीशन देखने को मिला है हमको कि यहां से यहां तक का पूरा एक्सप्लोसिव जल गया और ऐसे हवा में एक एक्सप्लोसिव का जो कार्ट्रिज है वो लटक रहा है। ठीक है, ऐसी भी कंडीशन फंस सकती है, तो इस कंडीशन में भी हम इसको सॉकेट कहेंगे। तो सॉकेट की दो कंडीशन है, या तो होल में से एक्सप्लोसिव निकल के चल दे, या तो होल में पूरा एक्सप्लोसिव, मतलब जितना एक्सप्लोसिव आपने डाला है उतना एक्सप्लोसिव ना रह के कुछ हिस्सा एक्सप्लोसिव का रह जाए, उसको हम बोलेंगे सॉकेट। जो आपने अभी कहा ना, अर्ध जला, आधा जला हुआ, कुछ एक्सप्लोसिव जल गया कुछ एक्सप्लोसिव रह गया, उसको बोल देंगे सॉकेट। लेकिन आपका मिसफायर क्या बोलता है, एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव, एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव, पूरा एक्सप्लोसिव बचा रह जा रहा है, पूरा शॉर्ट होल का पूरा एक्सप्लोसिव बचा रह गया, मतलब कि मिसफायर। शॉर्ट होल का कुछ एक्सप्लोसिव बचा रह गया, कुछ जल गया तो सॉकेट, या फिर पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव जल गया लेकिन होल बचा रह गया तो भी उसे सॉकेट कहा जाएगा। या एक्सप्लोसिव कहीं चल दिया, होल बस बचा रह गया वहां पे, तब भी सॉकेट कहा जाएगा। क्लियर है अब सॉकेट और मिसफायर के बीच में क्या अंतर है दोनों में। क्लियर है, ओके। होल में एक्सप्लोसिव रह जाता है तो सॉकेट को मिसफायर होल जैसे ट्रीट करेंगे ना। नहीं यार, थोड़ा सा ही रहता है तो निकाल लेते हैं हम, निकालते बनता है तो थोड़ा सा ही एक्सप्लोसिव रहता है तो उसको निकाल लेते हैं डायरेक्टली। पूरा होल क्योंकि नहीं बचा रहता है ना, इसमें कुछ होल ब्लास्ट हो जाएगा कुछ होल बचा रह जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आप माइंस में जब भी अंदर जाते रहे होंगे, कोल माइंस में जब अंदर जाते हैं आप, तो उसको देखते रहोगे पिलर्स में कहीं कहीं क्या रहता है, छेद बने रहते हैं, पिलर्स में होल रहते हैं, वही होता है सॉकेट, और उसकी गहराई इतनी ज्यादा नहीं होती, तो हुक वगैरह लेके अपन निकाल लेते हैं, है ना। बेसिकली जे हुक का इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लोसिव्स को निकालने के लिए, जे हुक यूज किया जाता है। अब इसका आइडिया नहीं है सागर, क्योंकि मुझे रेगुलेशन में नहीं मिला, तो मैं नहीं बोलूंगा। As per the provisions of CMR 2017, official is appointed by CMR 2017 के प्रोविजन के अनुसार ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ओनर, एजेंट, मैनेजर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द प्रोविजंस ऑफ CMR 2017, which among the following is not included in official? CMR 2017 के नियमों के अनुसार निम्न में से किसे इंक्लूड नहीं किया गया है ऑफिशियल में? डस्ट इंचार्ज, सैम्पलिंग इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, शॉट फायरर। अरे ई तक हो गया यार, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्या यार, ये है इसका आंसर। कौन से का? 11th का ना? सुधार दो नहीं तो। मैं खुद डी मार्क करके रखा था। ध्यान ही नहीं था, 5 ऑप्शन डाल दिया हूँ। An explosive manufactured by CIM approved firm is known as? CIM approved फर्म के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक्सप्लोसिव को क्या कहा जाता है? स्लरी एक्सप्लोसिव, इमल्शन एक्सप्लोसिव, परमिटेड एक्सप्लोसिव, ANFO। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है ये। अब बताओ क्यों? बिल्कुल सही जवाब है, परमिटेड एक्सप्लोसिव ही होगा, लेकिन ये एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो भी बंदा एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करता है, सभी को अप्रूवल तो कौन देता है? चीफ इंस्पेक्टर ही देता है ना। रेगुलेशन में क्या बोला है? रेगुलेशन में क्या बोला है? अप्रूव्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, वो तो मुझे शॉर्ट लग रहा था इसलिए मैं यूज कर लिया। बाकी रेगुलेशन में क्या बोला है कि चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, स्पेशल ऑर्डर के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो यहां पे सही वर्ड क्या होगा? एन एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ CIM, ठीक है। CIM के जनरल और स्पेशल ऑर्डर के बाद जो एक्सप्लोसिव बनाया जा रहा है उसे क्या कहा जाएगा? इस टाइप से क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अप्रूव्ड में भी समझ गए आप लोग क्या पूछना था मेरे को। सुधार देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा।
मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ PIM। अब सही है। अब इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन। The senior most mine official in mining discipline on duty in the mine is known as। जो सीनियर ऑफिशियल होता है, जो सीनियर ऑफिशियल होता है माइनिंग डिसिप्लिन में और माइंस में ऑन ड्यूटी है, उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफिशियल, प्रिंसिपल ऑफिशियल, ऑफिशियल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? अब बताओ किसका किसका ए आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, इसमें PLE है और इसमें PAL है, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्पेलिंग अरे सब याद करना पड़ेगा। हाँ, तो एग्जाम हॉल में तो भूल जाओगे ना यार, ये तो सिंपल सी बात है। मान लो दे ही दिया मैंने ऐसा, मैंने नहीं मतलब सामने वाले ने बहुत है, बहुत है दिमाग लगा लिया, दे ही दिया। अब एग्जाम हॉल में क्या होता है, जल्दी जल्दी में सोचोगे कि यार यही होगा, मतलब हमें पता है, हमें आंसर पता है कि यार होगा प्रिंसिपल ऑफिशियल, हम पढ़े भी हैं PAL, बट एग्जाम में जब एक एक देखते ना फिर कंफ्यूजन हो, अपने आप कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अरे यार PAL था कि PLE था, ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो थोड़ा कुछ चीजों में, इसलिए तो बोल रहा हूँ आपका कहीं से नहीं छोड़ूंगा मैं, एक क्वेश्चन करा दूंगा। अंडर विच एक्ट डेफिनेशन ऑफ रेलवे इज डिफाइंड? रेलवे की डेफिनेशन किस एक्ट के तहत डिफाइन की गई है? रेलवेज एक्ट 1989, रेलवेज एक्ट 1990, रेलवेज एक्ट 1988, रेलवेज एक्ट 1999। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ रिवर? रिवर की डेफिनेशन में इनमें से किसे इंक्लूड नहीं किया गया है? स्ट्रीम और करंट ऑफ वाटर, स्ट्रीम और करंट ऑफ वाटर, सीजनल और पेरेनियल, बैंक्स अप टू HFL, स्टेशनरी वाटर बॉडी। देखो, अब रिवर की डेफिनेशन में क्या है, नदी किसे कहते हैं? सिंपल बात, बहता हुआ पानी। ठीक है, मानो तो गंगा, न मानो तो बहता हुआ पानी। तो आपका बहते हुए पानी को हम बोलते हैं स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। या फिर करंट ऑफ वाटर, जो कि फ्लो हो रहा है। करंट ऑफ वाटर मतलब फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, करंट ऑफ वाटर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं करंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो भाई रिवर तो दोनों चीजें हो गई, स्ट्रीम बोल लो बहते पानी को, ठीक है, या फ्लोइंग वाटर को, करंट ऑफ वाटर को, ये सब क्या है?
आपका रिवर है। सीजनल और पेरिनियल रिवर्स में क्या डिफरेंस होता है? सीजनल रिवर्स ऐसी रिवर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी जिनमें रहता है, पानी बहता है। पेरेनियल रिवर्स जिनमें कि क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर पानी बरसे या ना बरसे लेकिन उनमें पानी रहेगा, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, है ना, कृष्णा, गोदावरी, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें डैम्स बने हुए हैं, उनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है। दे आर द पेरेनियल रिवर्स। सीजनल रिवर्स मतलब जिनमें बारिश बरस का पानी रहता है। ठीक है, तो पानी तो पानी है, नदी तो नदी है, पानी का फ्लो हो रहा है इनमें भी, तो मतलब कि ये क्या है, ये भी रिवर है। अब आपका रिवर की डेफिनेशन में क्या बोलता है? रिवर के बैंक्स, बिल्कुल आंसर आपका डी ही होगा, पहुंच रहा हूं वहां पे। रिवर के बैंक्स, बैंक्स बोले तो रिवर ने खाता खुलवा लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? नहीं, रिवर ने खाता नहीं खुलवाया है। रिवर के बैंक्स कहां तक एक्सटेंडेड है? ये मान लीजिए नदी है, यहाँ किनारे सागर खड़ा होके बोल रहा है आके मुझसे मिल जा। ठीक है, तो जो किनारा है उसी को क्या बोलते हैं? बैंक। अब ये बैंक कहां तक, मान लीजिए कहीं पे हाईएस्ट फ्लड लेवल इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल। अरे यार ऐसे देखो, चलो दो पहाड़ियों के बीच में नदी बहा देते हैं, वैली इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे नदी बह रही है, ये नदी है, सामने से खड़े होके देख रहे हो। ठीक है, अब इसका नदी में बारिश के मौसम में क्या होता है, इस पॉइंट तक इसमें पानी भर जाता है। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल तक जहां तक आपका पानी पहुंचेगा वहां तक आप क्या बोलोगे, रिवर है। वहां तक आप मान के चलोगे कि रिवर है, उसको भी रिवर के अंदर इंक्लूड करना है, पानी हो चाहे ना हो, पानी हो चाहे ना हो, उसको रिवर बोलोगे। क्लियर है? इतना डिटेल में बाबू इसलिए समझा रहा हूं कि जान रहे हो आप, बहुत हमसे भी होशियार होशियार लोग बैठे हैं। ठीक है, तो वो लोग इन क्वेश्चंस में भी ये जो अभी बताया ना हाईएस्ट फ्लड लेवल तक का, ये बहुत सही चीज है। ठीक है, कि हाईएस्ट फ्लड लेवल में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपका। हाँ, यहाँ से एक सूरज निकलता था, फिर यहाँ से नदी निकलती थी, इस टाइप से। यहाँ एक तो झोपड़पट्टी बनाते थे, बनाए होंगे सब लोग। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी सीम डज नॉट मीन, निम्न में से किस फियरी सीम में निम्न में से इन विच ऑफ द फॉलोइंग फियरी सीम, निम्न में से किस फियरी सीम में का मतलब यह नहीं है कि a scene in which a fire or spontaneous heating exists in the, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया, फिर से सुनो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमा थियरी सीम डज नॉट मीन a scene in which a fire or spontaneous heating exists, निम्न में से, निम्न में से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां तक समझ में है, निम्न में से। ठीक है, थियरी सीम का मतलब यह नहीं होता है निम्न में से किसमें
निम्न में से किसमें फियरी सीम का मतलब यह नहीं होता है, डजंट मीन अ सीम इन विच अ फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट। एक सीम जिसमें कि फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट करता है, वर्किंग बिलो ग्राउंड विद इन द माइन बाउंड्री, कोल हीप्स और कोल स्टॉक्स विद इन द माइन बाउंड्री, ओपन कास्ट वर्किंग विद इन द माइन प्रेसिंग्स, विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द माइन, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे कैसे सर, देखो फिर से सुनो मैं पूछना क्या चाहता हूं, कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। देखो मैंने पूछा निम्न में से किसमें, निम्न में से किसे थियरी सीम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जिसमें कि आग भी लगी हो या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो। ठीक है, निम्न में से, ध्यान से पढ़ो अब क्वेश्चन, हिंदी में लिखता हूं, निम्न में से किसे फियरी सीम में निम्न में से किसे फियरी सीम में, फियरी सीम निम्न में से किसे फियरी सीम नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, जिसमें जिसमें आग या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो। मान लो, अब वो तो मैंने ऑप्शंस में, फिर मुझे सीन, मैं या तो सीन यहाँ डाल देता, देखो यहाँ पे या तो सीन डाल दूं या तो ऑप्शंस में डाल दूं। ठीक है, ऑप्शन में सीन डालना पड़ेगा मुझे कहीं पर, या कोयले का इस्तेमाल, कोल वर्ड का, जैसे कोल बेंच हो गया, इसका इस वर्ड का इस्तेमाल करूं तब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी भी क्वेश्चन करेक्ट ही है कि भाई ठीक है, आप ऐसे समझ पा रहे हो कि सीम बोला है लेकिन ये सीम नहीं है, तो ऐसे भी समझना सही है। या फिर जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि फियरी सीम किसे नहीं कहा जाएगा, ठीक है, भले ही उसमें आग लगी हो या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो, लेकिन उसे फियरी सीम में नहीं डाला जाएगा। तो ऐसी कौन सी जगह है, पूछना छोटी छोटी सी चीज ही पूछना चाह रहा हूं कि निम्न में से किसे फियरी सीम नहीं कहा जाएगा। अब चाहे उसमें आग लगी हो चाहे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो। ठीक है, लेकिन आप काम तो कोल सीम में ही करते हो। अच्छा, विश्वजीत सही बात बोल रहे हो। अरे जिनका विचारों का नहीं निकाला है यार, वेटिंग लिस्ट में हो, उनका पहले विचारों का वेटिंग लिस्ट तो क्लियर कर देता। बड़ी मुश्किल से एक एग्जाम क्लियर होता है, उसमें भी वेटिंग लिस्ट में डाल देता है, तो अगला, मुझे तो ये नहीं समझ में आता, अगला वैकेंसी आप निकाल रहे हो और वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं कर रहे हो, तो भाई उस बेचारे को वेटिंग लिस्ट में डाल के उसको उम्मीद क्यों जगा दिए। फालतू काम कर रहा हूँ। एज पर सीएमआर 2017, a person who is vested with the executive powers of maintaining law and order in the revenue district in which the mine is situated is known as। रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑल ऑफ दी अबव। मॉक टेस्ट में दोनों जगह चीफ इंस्पेक्टर की जगह रीजनल इंस्पेक्टर लिख दिया था।
आज चेक कर रहा था तो ह्यूमन मिस्टेक, सिली ह्यूमन मिस्टेक्स। अब देखिए, अच्छा डी पक्का लिख दिया हूं एज पर CMR 2017, ऐसे नहीं लिखा हूं मैं। देखो सीधे सीधे बोलता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, काहे भाई? तो क्या बोलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माइंस के रेस्पेक्ट में, माइंस के रेस्पेक्ट में आपका बोलता है चाहे डेप्यूटी कमिश्नर हो, डेप्यूटी कमिश्नर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, डीएम हो, दोनों को ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल लो या डिप्यूटी कमिश्नर बोल लो, दोनों को ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। अब वो जगह जगह के हिसाब से डिजिग्नेशन चेंज हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। अब बोलता है हु इज वेस्टेड विथ, हु इज वेस्टेड विथ द एग्जीक्यूटिव पावर, जिसे एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं, जिसे एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब कि एग्जीक्यूट मतलब कि नियमों को लागू करवाने वाली ताकत दी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे माइंस है। तो उसे क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर। ना, नहीं बोलूंगा रेवेन्यू ऑफिसर, वो अलग होता है, IRS होता है वो। फिर ये तो आपका IAS वगैरह होते हैं, वो IRS होता है, उसका डिपार्टमेंट ही पूरा अलग हो जा रहा है। तो आपका पर्टिकुलरली पहली बात तो ये हो गई कि चलो ठीक है, इस तरीके से समझा। अब रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर मैं क्यों नहीं बोलूंगा आंसर? मैं रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि देखो सेम टू सेम मैंने पूरी लाइन वहां से उठा के यहाँ पट की है, पहला चीज। दूसरा, मैंने यहाँ पे CMR 2017 यूज किया है और आपको मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ CMR 2017 वाली लाइन याद रखिए पहली। दूसरा याद रखिए कि अगर रेगुलेशन में से उठा के सेम टू सेम कोई लाइन पटक दी है तो उस केस में उस पर्टिकुलर चीज के बारे में याद रखिए कि हाँ वो इससे रिलेटेड है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, तो लाइंस ध्यान होनी चाहिए। अब बोलोगे इतना को याद रखा था वो। राइट कैसे हो रहा है? अब हो सकता है अजय खोल के बैठा ही हो किताब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ टब इन CMR 2017? CMR 2017 की डेफिनेशंस में, सीमा 2017 में टब की डेफिनेशंस में इनमें से किसे नहीं इंक्लूड किया गया? कार, ट्रक, व्हीकल मूविंग ऑन, ऑन रेल होगा ना, ऑफ रेल लिख दिया यार, स्टार्ट ऑन, सिली ह्यूमन मिस्टेक्स। कार, ट्रक, लाइट मोटर व्हीकल, व्हीकल मूविंग ऑन रेल, लाइट मोटर व्हीकल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको इंक्लूड नहीं किया गया टब में। ठीक है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। A place in a mine where a person can work according to the law and he has access to it is known as। माइंस में ऐसी जगह जहां पर एक व्यक्ति नियमों के अनुसार काम कर सकता है और वहां पे नियमों के अनुसार उसे जाने की अनुमति भी है। वर्क, वर्किंग, वर्किंग प्लेस, फेस, डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20, एक्सकवेशन मेड फॉर सर्च ऑफ कोल इज नोन एज। कोयला ढूंढने के लिए अगर आप गड्ढा खोद रहे हो या अपने दोस्त को गिराने के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा? वर्किंग, वर्किंग प्लेस, फेस, डिस्ट्रिक्ट। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, एक दिन वो सब खुद गिरते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्किंग, काम। ठीक है, चलो आज यहां पे इसको समाप्त करते हैं। लगभग लगभग सब आपका हो ही गया है। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि उतना आप डायरेक्टली हाँ अगले लेक्चर में याद दिलाना जी, बता देंगे। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, कोई उतने बड़ी चीज नहीं है। बाकी मैंने जहां से जितना हो सकता था कंप्लीट करा दिया। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट वाला बचा है, वो आप ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, वो याद कर लीजिएगा, वो बन ही जाएगा आपसे। शाफ्ट वाला बचा है, रोडवे। हो गया, 3 टॉपिक बचे हैं, वेंटिलेशन, शाफ्ट एंड रोडवे। ये 3 डेफिनेशंस रह गई हैं, तो इनको तो आप पढ़ भी लेंगे। और बीच में एक जो है गैसी सीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री, ये वाला मैंने छोड़ा था क्योंकि ये जो है आपका बनता ही बनता है, आपसे बन ही जाता है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। बगल में है तो मतलब टहलते टहलते हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा जी। अरे सर वैकेंसी निकाल रहे हैं क्या? निकाल रहे हो तो बताइए, तैयारी करो, नहीं तो रहने दो। बस बस स्टार्ट होने वाली है एएमटी की क्लास 5 मिनट में।